हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 4.6 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पिछली क्लास में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। इन सारे क्वेश्चन में हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करनी थी कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये एक ही तरह के क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने इनको एक साथ कवर कर लिया। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग हैं। हमको बोला जा रहा है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स मेथड क्या होती है। हम इससे सॉल्व करते हैं हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। ठीक है, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन की लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी पिछली क्लास में जो 6 क्वेश्चन हमने कवर किए थे उनकी लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगी। और जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने लिया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स लिखते हैं और कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ y का है 2। तो ध्यान दें, पहले x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट, फिर z का। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर x और y है तो x का लिखा, y का लिखा। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7, y का कोफिशिएंट है 3। ये हो गई हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स a। अब वेरिएबल मैट्रिक्स होती है हमारी कैपिटल X। तो यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल है, सिर्फ x है और y है। ठीक है, फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है हमारी b, जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू हम लिखते हैं। तो क्या क्या कांस्टेंट है हमारे पास, 4 है और 5 है। इतनी बात आ गई समझ में। अब हमको यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ये होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैट्रिक्स मेथड यही होती है हमारी। अगर इससे आपको सॉल्व करना है मतलब आपको ए इनवर्स फाइंड करना होगा, और ए इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी जाके आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट है, इनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे भाई, 2 by 2 की मैट्रिक्स है। 5 3s are 15, 7 2s are 14, ये आ गया 1। तो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इज नॉट इक्वल टू 0 आया है, 1 आया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है उस कंडीशन में मैट्रिक्स होती है हमारी नॉन सिंगुलर, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन रहता है यूनिक और इक्वेशंस होती हैं कंसिस्टेंट। तो ये जो पूरी कहानी है कि कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है इसमें, वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि भाई डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया है, कहने का मतलब क्या है कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और सॉल्यूशन यूनिक रहेगा। ठीक है, और ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इस चीज का ध्यान दें, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा जब ये आती है कंडीशन। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए का इनवर्स फाइंड करना, और ए का इनवर्स फाइंड करना है मतलब एडजॉइंट फाइंड करना होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर चुके। तो अब यहाँ पर एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए अगर यहाँ पर हमारी जो मैट्रिक्स है ए जिसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है, अगर वो 3 by 3 की मैट्रिक्स होती तो को फैक्टर फाइंड करते, फिर को फैक्टर का ट्रांसपोज करते। बट यहाँ पर 2 by 2 की मैट्रिक्स है, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है हमारे पास। इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, 5 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 5, प्लस का 7 माइनस का 7 और प्लस का 2 माइनस का 2, ये आ गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे आसानी के साथ। तो यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है हमारा 1, और यहाँ आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1/1 को नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो ये ए इनवर्स आ गया आपका। अब हमको क्या करना है, नाउ वी नो दैट x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x लिख लेते हैं, x के अंदर सारे के सारे वेरिएबल हैं। ए इनवर्स हमारा क्या आया है, ये आया है।
और बी मैट्रिक्स कहाँ है हमारी, ये रही। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस कंडीशन में हो सकता है, रिजल्ट मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो 1 कॉलम है, यानी 2x1 की मैट्रिक्स है। ये दोनों इक्वल है, मतलब 2y1 की रिजल्ट मैट्रिक्स आपकी होगी, मतलब 2 रो होंगी 1 कॉलम होगा, ठीक है। तो अगर कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपका ऑर्डर जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप यहाँ से देख लीजिए 2y1 की आपकी मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 रो रहेंगे, एक ही कॉलम रहेगा, ठीक। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। तो 3 - 2 का 4 5 में मल्टीप्लाई, 3 4 जार 12, बीच में प्लस 2 5 जार -10, प्लस माइनस -10, -7 × 4 -28, बीच में प्लस 5 5 जार 25, ठीक है। तो 2 रो आई, एक कॉलम आया, ये x y, ठीक। अब आप यहाँ से एक चीज देखें कि 12 में से 10 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। -28 में से 5 जाएगा तो बचेगा -3। तो यहाँ से आप देख लीजिए x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आ गया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, ये यूनिक सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल का तो बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सारी की सारी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे कॉफिशिएंट, यहाँ x का कॉफिशिएंट है 2, y का कॉफिशिएंट है -1, सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है 3 और y का कॉफिशिएंट है +4। तो ये हो गई आपकी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स A। अब इसके बाद x यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स, तो सिर्फ और सिर्फ x और y ये दोनों ही वेरिएबल हैं। इसके बाद B की बात करते हैं जिसमें आएंगी सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो क्या क्या है, -2 है और +3 है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। सबसे पहले तो हमको इनको ही लिखना है। अब इसके बाद आगे अगर हमको बढ़ना है तो सीधी सी बात है कि अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो पिछले क्वेश्चन में देखा था x = a इनवर्स b से करेंगे। मतलब a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, मतलब ये कंसिस्टेंट है भी कि नहीं। कंसिस्टेंट तभी तो होगा जब ये a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। तो 2 4 जार 8, बीच में -3 × -1 -3। अब ये माइनस माइनस +3, 8 + 3 कितना हो गया 11, 11 आ गया। मतलब ये 0 के इक्वल नहीं आया। मतलब कंडीशन क्या क्या बनेगी, पहली चीज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब ये जो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट होंगी, और कंसिस्टेंट होगी मतलब यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि इस कंडीशन में क्या क्या चीजें बन सकती हैं, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो भाई इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट फाइंड करना होगा, तो एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है तो आसानी के साथ कर लेंगे। ये ए, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज। 2 की जगह पे आ गया 4, 4 की जगह पे आ गया 2, प्लस का 3 हो गया माइनस का 3, और माइनस का 1 हो गया प्लस का 1। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट चीज एडजॉइंट आ गया, अब ए इनवर्स फाइंड कर लीजिए। तो ए इनवर्स फाइंड करते हैं हम। तो ए इनवर्स फाइंड करना मतलब 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमैटिक मैं आपको करके बता दे रही हूँ। आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिस्टमैटिक करना है, ठीक है। क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे फिर इतनी सारी चीजें नहीं लिखेंगे, क्योंकि समझ में तो आपको आ ही जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। तो हम आगे अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टमैटिक करना है। पहले ए लिखना है, फिर एक्स लिखना है, फिर बी लिखना है। इसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर ये इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है मतलब इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और हैव यूनिक सॉल्यूशन है। फिर एडजॉइंट फाइंड करना है आपको, फिर ए इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट कितना है ये, और डिटरमिनेंट कितना आया 11। तो 1/11, और यहाँ अपना एडजॉइंट लिख देते हैं अपन 4 - 3 1 और ये 2,
ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक, नाउ तो मैट्रिक्स मेथड क्या होती है हमारी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, x क्या है हमारा, x कॉमा सॉरी x y। ए इनवर्स हमने क्या फाइंड किया है, ये तो लिख देते हैं, ये हो गया ए इनवर्स। और b के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 2 3 -2 3। ठीक है, तो एक ही कॉलम है, कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रो रहेंगी, एक कॉलम रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/11 तो अभी रहने दीजिए बाहर ही, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो 4 2 जार माइनस का 8, 1 का 3 में तो ये 3, ठीक है। 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस 2 3 जार 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 8 में से 3 माइनस हुआ तो बचेगा माइनस का 5, 6 + 6 हो गया 12, ठीक है। अब ये जो 1/11 है, क्योंकि हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, अगर जो हमने 10th क्लास में मेथड पढ़ी, तो x और y की वैल्यू आ गई, मतलब सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर भी हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 1/11 को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/11 और यहाँ हो जाएगा 12/11, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो, x की वैल्यू आ गई -5/11, y की वैल्यू आ गई ये, तो यहाँ लिख देते हैं। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, x की वैल्यू -5/11, y की वैल्यू 12/11, ये रहा आपका यूनिक सोल्यूशन। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको सिस्टमैटिक करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारी इक्वेशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले ए लिख लेते हैं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4, y का है -3, सेकंड में 3 है x का और y का है -5, ये a हो गया। अब हमारी x मैट्रिक्स मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स और b कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, 3 है और 7 है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। 4 5 जार -20, 3 3 जार -9, माइनस माइनस +9, -20 में से 9 माइनस होगा तो -11, ठीक है। कहने का मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब हमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो x = a इनवर्स b से सॉल्व करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये a मैट्रिक्स है, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज। 4 की जगह पे आ गया -5, -5 की जगह पे आ गया 4, प्लस का 3 हो गया माइनस का 3 और माइनस का 3 हो गया प्लस का 3, ये एडजॉइंट आ गया। अब आसानी के साथ हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, वैल्यू पुट अप कर देंगे तो डिटर्मिनेंट कितना आया है, -11, है ना। तो -1/11 एडजॉइंट आया है, लिख देते हैं यहाँ पे। तो -5 -3 3 4। अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो माइनस साइन है इसको अंदर ले जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहीं के यहीं, इस माइनस साइन को हम अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस, ठीक। समझ में आ गई बात। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी, ये जो माइनस का 11 था तो -1/11, माइनस साइन अंदर गया तो साइन चेंज हो गया, ठीक। बस अब काम खत्म, यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो एक्स मैट्रिक्स हमारी है जिसके अंदर 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इक्वल टू ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, इसको लिख देंगे। बी मैट्रिक्स हमारी रही है, ठीक। बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स का, दैट्स इट, खत्म बात। तो ये हो गया 1/11 एज इट इज रहने दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, है ना, दोनों मैट्रिक्स का। तो 5 3 जार 15, बीच में प्लस, -3 × 7 3 7 जार
21, ठीक है। फिर 3 3 जार 9, बीच में प्लस, -4 इंटू प्लस का 7, -28। तो 21 में से 15 माइनस होगा तो हमको पता है यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 6, और 28 में से 9 माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 19, ठीक है। अब ये 1/11 अगर अंदर ले जाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये तो स्केलर है ना, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के लिए स्केलर है, अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाता है अपना -6/11 और ये हो जाएगा -19/11। तो यहाँ से आप देख लीजिए, x की वैल्यू आ गई -6/11, y की वैल्यू आ गई -19/11, ठीक। तो चलो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5, y का है प्लस का 2, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, y का है 2। बाकी हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x y ही हैं। देन b में आएंगे कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, मतलब ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटरमिनेंट 5 2s are 10, बीच में -3 2s are 6, 10 - 6 ये आ जाएगा 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों को साइन चेंज। 5 की जगह पे आ गया 2, 2 की जगह पे आ गया 5, प्लस का 3 हो गया माइनस का 3, प्लस का 2 हो गया माइनस का 2, एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना आया है 4, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए 2 -3 -2 और 5। तो ये ए इनवर्स आ गया, बस वैल्यूज पुटअप करना है। एक्स, इसके अंदर कौन कौन से हमारे वेरिएबल्स हैं, x और y। ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया, इसको लिखेंगे 1/4 2 -3 -2 5, ये ए इनवर्स लिखा हमने। अब बी मैट्रिक्स है हमारी, जिसके अंदर एलिमेंट है 3 5, बस इसके बाद तो बात खत्म। हमको सिर्फ इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। 1/4 एज इट इज रहने दीजिए, 2 3s are 6, -2 × 5 -2 5s are 10, 10 में से 6 माइनस होगा, बचेगा माइनस का 4, ठीक है। 3 3s are -9, 5 5s are 25, 25 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा प्लस का 16, ठीक, क्लियर। अब ये जो 1/4 है ये अंदर जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल होके आ जाएगा माइनस का 1, और इस 4 से ये 16 कैंसिल होगा, 4 4s are 16, ठीक है। x y x y, अब आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ से x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4, तो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4, ठीक। तो ये हो गया खत्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर हमारी 3 इक्वेशन है, यानी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनमें 3 इक्वेशन है, मतलब जो मैट्रिक्स भी आएंगी हमारी वो 3x3 की मैट्रिक्स आएगी, ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे कोफिशिएंट लिखेंगे हम। तो चलिए पहली इक्वेशन में देखें, x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 1, z का कोफिशिएंट है 1, ठीक। दूसरी इक्वेशन में x का है 1, फिर y का है -2, z का है -1। फिर तीसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी x ही नहीं है, तो मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा 0, y का 3, z का -5। तो ये हो गई ए मैट्रिक्स हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब x के अंदर सारे के सारे कोफिशिएंट और सारे के सारे वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल है हमारे, x है, y है और z है। अब हमारी आएगी कांस्टेंट मैट्रिक्स b के अंदर सारे के सारे इक्वल टू के इस तरफ वाले एलिमेंट 1, 3/2 और 9, ठीक। तो सबसे पहले तो इनको ही लिखना है हमको। अब हमको यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है इन इक्वेशंस का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में रफली सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि फिर हमारी यहाँ पर जगह ज़्यादा लगेगी। तो पहले कॉलम के अलोंग कर रही हूँ मैं, तो 2 ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 5s are 10, बीच में -3 1s are -3, तो प्लस का 3। ये जो 1 है इसकी पोजीशन है 2 1, यानी माइनस लगेगा 1,
ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × 5 -5, बीच में -3 1 जार 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 3 13, 13 2 जार 26, -5 -3 -8 -8 × -1 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है, लेकिन आपको पूरे डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताना है जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे आया हमारा, ये मैंने आपको बता दिया। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ गया 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारी जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, जिस तरीके से अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से सिस्टमेटिक आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स आ गई है तो जगह हमको ज़्यादा लगेगी, तो जो चीज़ें हैं वो मैं अब यहाँ पर नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो अब आप देखें जैसे डिटरमिनेंट आया और यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब हमको अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो x = a इनवर्स b से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जो a इनवर्स है वो फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए, 3x3 की मैट्रिक्स से डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं हम, ये रो गई, ये कॉलम क्या 2 5 जार 10, बीच में -3 1 जार 3 प्लस का 3 10 + 3 13, पोजीशन के हिसाब से कोई माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, तो पोजीशन जहां पर भी आपकी जो भी रो और कॉलम है उनको ऐड करके अगर ऑड आता तो माइनस, इवन आता तो प्लस, ये चीज़ हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये A11 हो गया। A12 की बात करते हैं तो पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगेगा, तो 1 2, तो ये कॉलम क्या, ये रो गई 1 × -5 0 × -1 तो 0, तो -5 और ऑलरेडी यहाँ का माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, A12 हो गया। A13 की बात करते हैं, ये कॉलम क्या, ये रो गई 3 1 जार 3, बीच में -0, तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, पहली रो की जो कोफैक्टर है वो आ गए। अब दूसरी रो की बात करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × -5 3 1 जार 3 -5 -3 -8 और पोजीशन के हिसाब से एक और माइनस, तो ये प्लस का 8। ठीक है, तो कोफैक्टर तो आपको अभी तक आ ही जाना चाहिए, अगर नहीं आए तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, उसके बिना यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है, A22 ये रहा, ये कॉलम क्या, ये रो गई 2 × 5 -10 0 × 1 0 -10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। ठीक, इसके बाद A23, तो ये रो गई, ये कॉलम क्या 2 3 जार 6, बीच में -0, तो ये आ जाएगा आपका 6, माइनस का पोजीशन के हिसाब से एक माइनस लग जाएगा। A31, ये रो गई, ये कॉलम क्या 1 × -1 -1, बीच में -2 1 जार 2, माइनस का 2, तो ये प्लस का 2, 2 में से 1 माइनस हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 + 1 4, कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। 3 1 3 2 की बात करते हैं, माइनस साइन लगेगा पोजीशन के हिसाब से। अब देखते हैं 3 2, ये रहा, ये रो गई, ये कॉलम क्या 2 × -1 -2, बीच में -1 × 1 1 -2 -1 -3, ये माइनस माइनस हो गया, आ गया प्लस का 3। ठीक है, इसके बाद A33 यानी ये कॉलम, ये रो गई, ये कॉलम गया 2 2 जार -4, बीच में -1 × 1, तो -4 -1 -5। ठीक, अब इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कोफैक्टर आ गए, ये पहली रो के, ये दूसरी रो के, ये तीसरी रो के। ठीक है, तो अब हम इनको मैट्रिक्स में ना लिख के डायरेक्ट इससे एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, जो भी कोफैक्टर होते हैं तो पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, मतलब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप मैट्रिक्स में लिखें तो मैट्रिक्स में लिखिए, उसके बाद आप इसका ट्रांसपोज करिए। तो ये पहली रो के हैं तो पहले कॉलम में लिख दीजिए 13 5 3, पहली रो के कोफैक्टर पहले कॉलम में, दूसरी रो के कोफैक्टर दूसरे कॉलम में, तो 8 -10 और 6, फिर तीसरी रो के तीसरे कॉलम में 1 3 -5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना आया डिटरमिनेंट 34, और यहाँ पर हमारा एडजॉइंट लिख देंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स आ गया, बस काम ही खत्म हो जाता है इसके बाद। तो ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स का आप बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, एक्स = ए इनवर्स बी से इसको सॉल्व करना है। तो एक्स हो जाएगा हमारा x y z, यहाँ ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1/34, यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स हमारा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारी, इसके एलिमेंट है 1
3/2 और 9। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो का इस कॉलम में, 13 का 1 में करेंगे तो 13, 8 का करेंगे 3/2 में, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 3/2, 8 3 जार 24/2 और 24/2 मतलब 12। तो सारी कैलकुलेशन मैंने यहीं कर दी, ठीक है। 13 का 1 में और 8 का 3/2 में, फिर 1 का 9 में, तो ये 9, तो ये कितना हो गया 12 + 13 25, 25 + 9 ये हो जाएगा आपका 34। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 34। तो मैं यहाँ पर 34 ही लिख देती हूँ, है ना। आया कैसे मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी रो का करेंगे इसमें, तो 5 1 जार 5 -10 × 3/2, -10 × 3/2, 2 5 जार 10, 5 3 जार -15। ठीक है, फिर 3 का 9 में, 3 9 जार 27। ठीक, तो 15 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा -10, 27 में से -10 माइनस होगा तो बचेगा 17। ठीक, तो ये आ गया 17। ठीक, अब तीसरी रो का करेंगे, तीसरी रो का करेंगे इसमें, तो 3 का 1 में, 3 1 जार 3, -6 का करेंगे 3/2 में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, और -5 का करेंगे 9 में। तो देखिए 3 ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 3 3 जार -9, 5 9 जार 45। ठीक, ये हो जाएगा 54 -54 प्लस का 3 51 माइनस का, लीजिए। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा x y z। अब इसको कहाँ सॉल्व करें, यहाँ कर रही हूँ। तब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर ये जो 34 है 1/34 अंदर मल्टीप्लाई होगा जब इसमें, तो 34 में 1/34 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 17 और 1/34, 17 × 1/34 होगा, तो 17 2 जार 34, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, और -51 में 1/34 से मल्टीप्लाई होगा, तो 17 2 जार 34, 17 3 जार 51, -3/2। ठीक, तो यहाँ से देखिए वैल्यूज आपको क्लियर समझ में आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1/2, z की वैल्यू आ गई -3/2। आंसर यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, x आ गया 1, y आ गया 1/2, z आ गया -3/2। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी हमको मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सारी की सारी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक, सारी की सारी मैट्रिक्स लिख ली हमने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो रफली कर रही हूँ मैं, बट आपको रफली नहीं करना है, आपको पूरा डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन यहाँ पर शो करना है किस तरीके से आपने किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह की कमी हो जाती है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो करके मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो पहली रो क्या लॉन्ग करते हैं, तो ये 1, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × 1 1, बीच में -3 1 जार -3, माइनस माइनस +3, ये ऑलरेडी माइनस का 1 है, पोजीशन के हिसाब से एक और माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ये कॉलम गया, ये रो गई 2 1 जार 2, बीच में -1 × -3, ये हो जाएगा प्लस का 3, फिर 1, ये कॉलम गया, ये रो गई 2 1 जार 2, बीच में -1 × 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4 1 जार 4, 3 + 2 5, 5 1 जार 5, 2 - 1 1, 1 × 1 1, तो 5 + 4 9, 9 + 1 10। तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया है 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, चलिए, तो अब हमको पता चल गया कि भाई यहाँ पर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो सारी चीजें आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में करके बताई थी। अब इनवर्स फाइंड करना, सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। तो कोफैक्टर मैं आपको फाइंड करके नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर यहाँ पर लिख देती हूँ। आपको पता ही है कोफैक्टर किस तरीके से फाइंड करना है। तो देखिए ये आ गया आपके कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो पहली रो के एलिमेंट पहले कॉलम में 4 -5 1, दूसरी रो के दूसरी कॉलम में 2 0 -2, और तीसरी रो के एलिमेंट तीसरे कॉलम में 2 5 और 3। ठीक है, तो कोफैक्टर
जो भी हमारे आते हैं उनका हम ट्रांसपोज करते हैं, जिससे हमको एडजॉइंट मिल जाता है। अब आसानी के साथ हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कभी भी आप जब भी फाइंड करेंगे फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया है 10, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, तो लिख देते हैं। बस आधा काम तो हमारा यही खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर देते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स बी से, ठीक। तो चलिए, तो x इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल है हमारे, x है, y है और z है, इक्वल टू ए इनवर्स यहाँ पर पुटअप करते हैं 1 अपॉन 10 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3, ठीक, ये लिख दिया। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, बी मैट्रिक्स हमारी, बी मैट्रिक्स रही है 4 0 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 1 अपॉन 10 एज इट इज, तो मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। देखो 4 का 4 में 4 4 जार 16, ठीक है, बीच में प्लस 2 इंटू 0 0 2 2 जार 4, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक। फिर इसका इसमें माइनस 5 इंटू 4 5 4 जार 20, 0 का 0 में 0 5 2 जार 10, तो माइनस 20 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 10, ठीक है। इसके बाद तीसरी रो का करेंगे, तो 1 का 4 में तो 4 माइनस 2 का 0 में तो 0 3 2 जार 6, तो ये कितना आ गया प्लस का 10, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 1 अपॉन 10 है इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 10 मतलब कि 2, 10 अपॉन 10 यानी कि -1, 10 अपॉन 10 यानी कि 1, ठीक। समझ में आई बात। तो यहाँ से हमको x y z तीनों की वैल्यू मिल गई और इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 z इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है, ठीक है, क्लियर। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।